ओके, चलिए गाइस, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्लास 12 में। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व जब सॉल्व करना होता है तो बड़ा मुझे आज भी उतना ही एक्साइटमेंट होता है जब मैं स्टूडेंट था तब मैं करा करता था। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि जिस तरीके से ये चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर इज नॉट वेरी टफ। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि ये चैप्टर शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये है कि जो तरीका हम अडॉप्ट करेंगे इस चैप्टर को सीखने का वो आपका बेस काफी स्ट्रांग कर देगा। सो शुरुआत में रिस्क लगेगी, दो तीन तीन चार क्लासेस आपको ऐसा लगेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, या थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे करेंगे। बट इट इज माई प्रॉमिस, फ्रॉम क्लास फिफ्थ यू विल बी एबल टू, क्लास फिफ्थ नहीं, क्लास फोर्थ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप अपने माइंड में कंसीव कर पाएंगे। एंड जब ये चैप्टर एंड होगा तो ये भी आपका भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होगा ये। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क का या 8 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा आएगा, या 10 मार्क का, डिपेंडिंग ऑन द पेपर का पैटर्न कैसा बनता है। पक्का कंपलसरी आएगा ही आएगा इन गुड चैप्टर। और इवन आगे भी आफ्टर क्लास 12 भी अगर आप बीबीए और एमबीए करते हो जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, ये वाला चैप्टर आपको हमेशा हेल्प करेगा लाइफ टाइम। और आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो आई एम एक्साइटेड टू टीच दिस चैप्टर। बट मैं आपको बोलूंगा, अब अमोली नया चैप्टर है, बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेंगे। और मेरी जैसे बहुत पुरानी आदत है कि मैं हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा लेंदी लगने लगता है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच में भी दिमाग कुछ और चलने लगे, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ठीक है? ओके, यस सर। तो अब ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। चलिए, सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? कैश का फ्लो बताता है। कैश का फ्लो कैसे हो सकता है? पैसा यहाँ तो आएगा, पैसा यहाँ तो जाएगा, दैट इज इधर इट विल बी अ इनफ्लो और इधर इट विल बी अ आउटफ्लो। सो कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर, हम लोग जो बुक कर रहे हैं वो उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हम जो अभी सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर, कैश फ्लो में ऐसी क्या नई चीज है, क्या एनालाइज करना है कैश फ्लो में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मेरे बैंक का जो बैंक बैलेंस है वो मेरे पास ₹50 लाख है। तो आप बताइए मेरे बिजनेस का कैश पोजीशन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? एनीवन? अगर आपके करंट डेट्स कम है तो फिर अच्छा है। भूल जाओ डेट, मेरे पास 50 लाख रुपए का बैंक बैलेंस पड़ा है। कैश पोजीशन, नाउ आई एम अच्छा नॉट है। आस्किंग अबाउट एनी फाइनेंशियल पोजीशन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश पोजीशन, बिकॉज हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश का पोजीशन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा सर है। लेकिन अगर मैं अब आपको ये बता दूं, ये जो मेरा बैंक बैलेंस है, जो मेरे पास 50 लाख है, वो आए कहां से है? आउट ऑफ दिस 50 लाख रुपीज, 49,50,000 मेरे पास लोन्स, मैंने बैंक से या कहीं से लोन्स वगैरह लिए हैं। और मैं आपको बोलूं कि 40,000 रुपीज जो है वो मैंने कुछ क्रेडिट पे सेल किया था, तो उसके कारण मेरा कैश बचा हुआ था, तो वो है। और बाकी 10,000 जो है वो हमारे पास बैलेंस बचा है। अब बताओ, अब कैसा लगेगा? अब तो आप बोलोगे सर मोए मोए हो गया है ना, कि 50 लाख, ये तो हाथी के दांत हो गए। ठीक। सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर ऑफ बैलेंस इन योर बैंक, इन बैंक और कैश, कि आपका पोजीशन अच्छा हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये पैसा आया कहां से मेरे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉयफ्रेंड, आपको लड़का बॉयफ्रेंड आपको पटाने के लिए आ जाए और बहुत महंगी सी कार लेकर आ जाए आपको, सो क्या हम इजीली इंप्रेस हो जाएंगे उससे? नहीं, पहले हम सोचेंगे कि ये कार भाई की है या ये रेंट पे लेकर आया है, कि ये दोस्त से उधार मांग कर आया है, कि ये ऐसा तो नहीं कि ये वो छपरी आदमी है जो अपने दोस्त से कोई लेकर आ गया है। ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मेरे पास अगर कुछ है तो ये आया कहां से, इसका सोर्स क्या है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी टू नो व्हाट आर द सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश। सो यहां पर हमने क्या बोला? इनफ्लो मतलब सोर्स। अच्छा, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है? जैसे आपके बैंक में 50 लाख रुपीज का बैलेंस है, या उल्टा ले लेते हैं, नाउ आपके बैंक में ओनली 10,000 का बैलेंस है।
तो जब मैं देखूंगा 10,000 का बैलेंस है तो मुझे क्या लगेगा, यार बैंक की पोजीशन मेरी डाउन है। बट राइट नाउ व्हाट वी आर एनालाइजिंग द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। तो हमें ये नहीं देखना कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है, वी आर जस्ट लुकिंग एट द कैश पोजीशन कि कैश के कारण मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो 10,000 देखा, तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं है, कम पैसा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था इस साल में 5 लाख रुपए का, और आउट ऑफ विच मैंने एसेट्स खरीदे, अपने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं। वो खरीदे हैं मैंने 4,50,000 के, और मैंने कुछ एक्सपेंसेस पे करे हैं 40,000 के। अब आप बताओ बिजनेस का पोजीशन तुमको क्या लग रहा है, अच्छा है कि बुरा है, और क्यों? सर अच्छा। क्यों अच्छा है? सर अच्छा। सर एक्सपेंसेस क्यों? कम है, प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा है तो पर पैसा तो 10,000 बचा ना, आया 5 लाख रुपए, ये चला गया, ये चला गया। तो इससे हम ये तो सर ऐसे रिकमेंड कर आपको सकते हैं कि फ्यूचर हमारा बिजनेस बेनिफिट देगा। अच्छा चल रहा है। यस अक्षांश क्या बोला? सर एसेट फ्यूचर बेनिफिट देगा ना। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं सर, मेरे पास पैसा 5 लाख आया फिर चला भी गया, लेकिन ये जो गया है वो कहाँ गया है, एक ऐसे रिसोर्स में गया है जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। हम एसेट्स खरीदते क्यों है बिजनेस में? एसेट्स खरीदने के पीछे हमारा रीजन क्या होता है, वी वांट टू एक्सपैंड योर अवर बिजनेस। सो अगर एक्सपेंशन के पर्पस के लिए अगर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम एसेट्स खरीद रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। सो ये शो करता है कि ठीक है मुझे पास 10,000 है, बट आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ एक्सपेंशन ऑफ माई बिजनेस, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन माई एसेट्स। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि पैसा आ कहाँ से रहा है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सिर्फ ये हमें ये भी पता करना है कि पैसा जा कहाँ पे रहा है। सो दोनों चीजें, इफ यू वांट टू एक्चुअली नो द कैश फ्लो पोजीशन। और सर कैश के बारे में इतना जानना क्यों है? बिकॉज कैश इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है ना, आपके बॉडी के सब ऑर्गन सही काम कर रहे हो, सब सही हेल्दी हो, लेकिन ब्लड फ्लो ही ना हो, निपट गए हम, वी कैन नॉट वर्क। सिमिलरली एक बिजनेस में सब कुछ है, लेकिन कैश का फ्लो प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है, अगर सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा रुका हुआ है। सिमिलरली एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कैश का फ्लो भी देखें। सो कैश के फ्लो के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, और हमें क्या देखना पड़ेगा, आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस, कि पैसे का सोर्स क्या है और पैसा अप्लाई कहाँ हो रहा है, दोनों हमें देखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें शो करता है सोर्सेज और एप्लीकेशन। सर किसका सोर्सेज और एप्लीकेशन? ये हमें शो करता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश की तरह जो चीजें यूज कर सकते हैं उन सबका सोर्सेज और एप्लीकेशन दोनों हमें ये शो करता है। और सर अब जब मैं ये बात बताता हूँ ना, तो मेरे बच्चे कुछ कुछ स्टूडेंट जो है ना वो क्या बोलते हैं, सर ये सुनकर ना हमें कैश बुक की याद आ रही है। क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते थे 11th क्लास में, तो एक साइड रिसिप्ट एक साइड पेमेंट, इनफ्लो आउटफ्लो, आना जाना, यही तो करते थे। सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? तो मुझे एक बात बताइए, क्या कैश फ्लो को देखकर आप बता सकते हैं कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिटेल्ड होता है, उसमें एक एक ट्रांजेक्शन डिटेल में लिखा रहता है। जैसे मैंने आपको अभी ये डिटेल में ट्रांजेक्शन, ये समराइज वे में बताया कि इतने रुपीस के लोन्स हैं, इतने रुपए का बैलेंस है, इतने रुपए का प्रॉफिट है, इतने टोटल एसेट्स खरीदे, ये हमें कैश बुक नहीं बताता। कैश बुक तो हमें एक एक छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन के बारे में भी बताता है। सो इफ यू वांट टू एनालाइज द कैश पोजीशन, मुझे एक समराइज्ड वे में पता होना चाहिए, ठीक है? और समराइज वे में भी क्या पता होना चाहिए कि जो कैश का एप्लीकेशन है और जो सोर्स है वो किस कैटेगरी से आ रहा है और किस कैटेगरी को जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको ये कैटेगरी बताई ना, ये लोन की कैटेगरी थी, ये प्रॉफिट की कैटेगरी थी, ये हमें कैश बुक नहीं बताता। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट इज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द थ्री मेन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में तीन काम होते हैं, हम बिजनेस में टोटल तीन काम करते हैं ब्रॉडली। कौन कौन से तीन काम करते हैं? पैसा लाना, पैसा लगाना, और पैसा लगाने के बाद उसको रोटेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी खरीदनी थी, एक कार खरीदनी थी, पहले आपको फंड्स का इंतजाम करना पड़ेगा, पैसा लाना, फिर आप पैसे से गाड़ी खरीदोगे, पैसा लगाना, उसके बाद आप गाड़ी को चलाओगे तो उसमें रेगुलरली पेट्रोल डालोगे, रिपेयर मेंटेनेंस करोगे, और ड्राइवर की सैलरी देते रहोगे तो वो चलती रहेगी।
ठीक है, तो यही 3 काम बिज़नेस में भी होता है, पैसा लाना, पैसा लगाना और पैसा और बिज़नेस को फिर चलाना। तो ये 3 मेन एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती हैं? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पैसा लाना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर पैसा लगाना, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा बिज़नेस को चलाना, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो अब कोई भी हमसे कोई भी पूछेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ स्टेटमेंट। तो हम कोई अकाउंट नहीं बना रहे, मीन्स यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लगने वाला, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जो कि हमें क्या बताता है? इनफ्लो आउटफ्लो मत बोलेगा, इनफ्लो आउटफ्लो गरीब लोग बोलते हैं, अपन तो बढ़िया साउथ दिल्ली की आंटियों जैसे बिल्कुल एकदम टॉप क्लास रिच लोग हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस। So cash flow statement is a statement which shows sources and applications of cash and cash equivalents from financing activity, investing activity and operating activity। ये समझ में आया? ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? लेकिन ये समझते समझते हमको 4 नए वर्ड मिले जो हमने पहले कभी नहीं सुने। कौन कौन सा नहीं सुना? एक तो ये वर्ड, सर कैश तो पता है लेकिन व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? और हमें ये भी नहीं पता सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम इनका मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है। अब जब आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपको किस ऑर्डर में बताया जाएगा? पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएंगे, फिर इन्वेस्टिंग बताएंगे, फिर फाइनेंसिंग बताएंगे। अब मेरे ध्यान से बात भी सुनना कि मैं कैसे आपको सिखाने वाला हूँ। फिर आपको ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फिर लास्ट में फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसमें ये सब कुछ एक साथ आएगा। वन 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 ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन हम उल्टा करेंगे। हम सीधा ही कौन सा क्वेश्चन लेंगे? बड़ा वाला। तो उसके लिए वो बड़े, अच्छा वो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? बिकॉज जब हम इंडिविजुअल एक्टिविटी सीख रहे होते हैं तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, बट उसका कनेक्शन कहाँ पर है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ में नहीं आता। फिर जब वो फुल क्वेश्चन करा जाता है तब हमें समझ में आता है कि इसका कनेक्शन ऐसा था। सो इतनी देर का सस्पेंस ना दिमाग खराब करता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? बड़ा क्वेश्चन। लेकिन उस बड़े क्वेश्चन के लिए पहले हमको बेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो 2-3 क्लासेस मेरी बेस क्रिएट करने में जाएंगी। आफ्टर दैट वी विल बी कंफर्टेबल टू गो विद अवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मेरी बकवास समझ में आई? ओके, सो इसके पहले कि हम आगे जाएं, लेट्स इंट्रोड्यूस अस विद दीस 3-4 वर्ड्स जो हमने सीखे: कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। कि सर ये कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? नाम से तो समझ में आ रहा है कैश इक्विवेलेंट, तो आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए अगर आप लिखते हैं तो कैश इक्विवेलेंट होता क्या? कैश इक्विवेलेंट, दीज आर द आइटम्स which are very short term, highly liquid, and convertible into known amount of cash। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? जो इन तीनों कैटेगरी को फुलफिल करेगा वही, उसी को हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? पहला, ये कौन से आइटम होते हैं? वेरी शॉर्ट टर्म। तो आज तक हमने शॉर्ट टर्म वर्ड सुना था, दैट इज करंट एसेट्स। तो शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 12 मंथ से कम होती है। वेरी शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? जिनकी लाइफ लेस देन 3 मंथ्स होती है। हाईली लिक्विड, कोई बताएगा मुझे लिक्विड का मतलब क्या होता है? हमारे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब? सर कैश में कन्वर्ट करना। वेरी नाइस। लिक्विड का मतलब क्या होता है? ऐसी आइटम्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाईली लिक्विड मतलब ऐसी चीजें जो बहुत इजीली आप मार्केट में बेचने जाओ, इमीडिएटली सेल हो जाएगा, तो आपके पास कैश रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या लिखा है? ओके, कैश में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन जितना कन्वर्ट होगा ना उसका भी अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बेचने जाऊंगा तो एग्जैक्टली मुझे इतना पैसा मिलेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर? अब सर वो तो ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से आइटम है जिनको हम कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं? सो कैश में तो कैश आ गया। अब आपके कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाते हैं? वैसे तो बहुत टेक्निकली बहुत सारे आइटम है, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट रहूंगा जितना अपने सिलेबस में है, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज यू। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक कैश ही होता है। तो एक चीज याद रखिए, जब भी हम कैश वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए हम कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों की बात कर रहे हैं। एक तो कैश बैलेंस, दूसरा मैंने आपको रेशियोज में भी बताया था एक वर्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और इसके मैंने आपको अलग अलग नाम भी बताए थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो अपने पास एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको इतने में इतना दूर नहीं जाना है हमको। अब बढ़ते हैं, अब यहाँ से फोकस ज्यादा देना शुरू कर देना, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग अपनी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे लोग बच्चे या टीचर्स उल्टा शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग से शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा उल्टा हूं, तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है? एनी एक्टिविटी विच changes the size and composition of owner's fund and borrowings of the business. तो दो वर्ड कौन से बोले? ओनर्स फंड और बोरोइंग। तो सर ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। तो क्या बोला? आप बिजनेस में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करो जिससे आपके बिजनेस के ओनर्स फंड पे और बोरोइंग्स पे अगर फर्क पड़ता है, चेंज होता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर्स फंड? सर इक्विटी। यस, ओनर फंड मतलब इक्विटी। तो इसमें इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर इंक्लूड होगा आपका शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ये हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि किसके अंदर क्या क्या आता है, बट फिर भी एक शॉर्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या बोला है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? डेट। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे बोरोइंग्स वर्ड लिखा है, डेट वर्ड नहीं लिखा। और दूसरी बात ध्यान दोगे ना, तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं लिखा, ओनली बोरोइंग्स लिखा है। इसका मतलब इसमें दोनों आ जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो सर जरा बताइए बोरोइंग्स में आता क्या क्या है? अमोली, बोरोइंग्स के कुछ एग्जांपल्स बताओगी? लोन लोन लोन, वेरी गुड, लोन्स। और परचेज ऑन क्रेडिट, डिबेंचर्स। सर बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है क्या? वेरी गुड, यस यस यस, बैंक ओवरड्राफ्ट वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, बस होता बोरोइंग ही है, क्योंकि बैंक long term ओवरड्राफ्ट भी एक provision। तरह का लोन होता है। नहीं, प्रोविजन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजन हम किसी से बोरो नहीं करते, वो डेट में आता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ डेट वर्ड नहीं हुआ, बोरोइंग्स जो हम लोन्स लेते हैं। सो लोन्स, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स। डेटर्स। डेटर कैसे आएगा बेटा? डेटर हम लोन होता है क्या? सर पे करते तो बोरो करके खरीदते हैं ना अपन सामान। क्या बोल रही है बेटा? तबीयत ठीक है तेरी? थोड़ा सर पे हाथ गरम तो नहीं लग रहा? क्रेडिटर्स होगा ना, क्रेडिटर्स। हाँ क्रेडिटर्स, हाँ लेकिन मतलब वही क्रेडिटर्स भी क्रेडिटर। नहीं, क्रेडिटर्स भी बोरोइंग्स नहीं होता। देखो बोरोइंग्स में और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? लायबिलिटी एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर बोरोइंग्स आता है। बोरोइंग होता है मतलब किसी और से पैसा लेना। क्रेडिटर क्या होता है? मैंने किसी और से गुड्स खरीदा है जिसका पैसा मैंने नहीं दिया है। तो दोनों में फर्क है।
बोरोइंग मतलब टू बोरो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब एक तरीके से पैसा लेना। तो यहाँ पर वो चीजें आएंगी, तो लोन्स, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये वाले आइटम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, अब देखिए सर, इन ये तो आपने आइटम्स के नाम बताए, लेकिन आपने यहाँ क्या बोला है? एक्टिविटीज। तो सर इनमें कौन कौन से एक्टिविटी क्या होता है? किससे पैसा आता है, किससे पैसा जाता है? सो लेट्स टॉक अबाउट पहले शेयर कैपिटल। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को वी कैन इशू इक्विटी शेयर्स। अच्छा बताइए, इशू करने से, इक्विटी शेयर्स को इशू करने से या शेयर्स को इशू करने से पैसा आएगा, इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा? सर आउटफ्लो होगा। इनफ्लो होगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी के शेयर्स, यस, हम अपनी कंपनी के शेयर्स क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। मतलब मैं तुझसे पैसा ले रहा हूं, मैं अपनी कंपनी का शेयर तुझे इशू कर रहा हूँ, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? इनफ्लो, तो प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उससे भी क्या होगा? इनफ्लो होगा। और क्या कर सकते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है गाइस? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, वापस करना पैसा। तो बताइए, इससे इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने इक्विटी शेयर इशू लिखा है, प्रेफरेंस शेयर इशू लिखा है, और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन लिखा है, लेकिन मैंने इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं लिखा। क्यों? तो क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो सिर्फ एक बार वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं, बिजनेस ऐसा तो एक्टिविटी में नहीं देते। नहीं, ऐसा रीजन नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे स्विम एंड संक विद द कंपनी। मतलब वो एक बार पैसा लगा देते ना, उनका पैसा कब वापस होता है? जब बिजनेस बंद होगा। तो जब बिजनेस बंद प्रेफरेंस होगा शेयर तभी। में सॉरी वो हाँ प्रेफरेंस हाँ, शेयर बोलो में बोलो। रनिंग बिजनेस में आपको देना होता है उनका पैसा वापस, पर जो हाँ, क्योंकि वो एक्सटर्नली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नहीं है, दोनों इंटरनल इन्वेस्टर्स ही हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो एक्चुअल ओनर्स की तरह नहीं होते हैं, वो ओनर की तरह होते हैं, बट दे आर नॉट द रियल ओनर। तो वो उनके पैसा हमें एक पीरियड ऑफ टाइम में वापस करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कभी वापस नहीं होता। वो वापस कब होता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है। तो इसलिए इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का इशू भी होगा, रिडम्पशन भी होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? वो तो यहाँ पर बताना इतना जरूरी नहीं था, पर मैंने थोड़ा सोचा अपना बिजनेस का ज्ञान भी पेल देता हूँ। मेरे स्टाइल मारने में मजा आता है थोड़ा। ठीक। अच्छा, अब तो हमने शेयर्स की बात कर दी, अब आ जाते हैं बोरोइंग्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या है? लोन्स है और डिपॉजिट्स हैं। तो लोन और डिपॉजिट हम पब्लिक से ले सकते हैं, या तो फिर उनको वापस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लोन्स, डिपॉजिट्स टेकन। अच्छा बताइए, लोन लेने से पैसे का इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। इनफ्लो। इनफ्लो, इनफ्लो होगा, है ना। एंड इन्हीं चीजों को वापस कर देंगे, लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेड, तो आउटफ्लो हो जाएगा। वापस कर दिया। फिर क्या है अपने पास? डिबेंचर्स हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जैसे आपने शेयर्स इशू करे तो इनफ्लो हुआ था, ऐसे ही डिबेंचर्स भी जब आप इशू करोगे तो इनफ्लो होगा। और फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब रीपेमेंट करना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स भी हो गया। उसके बाद क्या बचा? बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई बताएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? सर आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। इनफ्लो होगा। आउटफ्लो क्यों होगा अक्षांश? सर क्योंकि वो लोन में आ जाएगा ना फिर।
हाँ, अब लोन आ जा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा लोन बढ़ गया तो तुम्हारे पास कैश आएगा कि कैश जाएगा? कैश आएगा। आएगा ना, क्योंकि लोन बढ़ गया सर, मतलब मैंने और लोन ले लिया तो मेरे पास पैसा आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन ही है। तो अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब मैंने और लोन लिया है, तो वो इनफ्लो में कहलाएगा। और अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब मैंने पैसा वापस कर दिया, तो वो आउटफ्लो में हो जाएगा। तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ आउटफ्लो। ये समझ में आया? तो ये थी कुछ डायरेक्ट एक्टिविटीज। अब इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में? डिविडेंड पेड। कोई बताएगा डिविडेंड क्या होता है? कुशाग, डिविडेंड क्या होता है? और जो अमाउंट किसी से लिया था वो वापस पे करना। कितना डिविडेंड क्या होता है? तो यही कि मतलब जब आप किसी को अपना पैसा वापस देते हो उसके शेयर का। उसके शेयर्स का। थोड़ा सा और रिफाइन करोगे क्या अमोली? थोड़ा रिफाइन करोगे दित्या के सेंटेंस को? सर शेयर होल्डर्स को जो कंपनी के उससे अपना वो मिलता है शेयर, उसको तो कंपनी के उससे जो वो मिलता है, तुम रोहित शर्मा बन और रही हो? इससे मतलब वो नहीं, सर कंपनी के प्रॉफिट से जो परफेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं यही वर्ड सुनना वही। चाह रहा था। ठीक है, वही वो सर, उसका वो उसका वो जो है ना, वो वहीं पर ही होगा ऐसा। ठीक। सो डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स का जो पार्ट शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, बांट देती है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। सो डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड भी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। और क्योंकि हमने पे किया इसलिए ये आउटफ्लो होगा। समझ में आया? इसी तरह इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट किसके ऊपर दोगे? या तो लोन के ऊपर या तो डिबेंचर्स के ऊपर। तो लोन और डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है। तो ये सारी, अच्छा ध्यान देना, मैंने यहां पर पेड वर्ड लिखा है, रिसीव वर्ड नहीं लिखा। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होते हैं। ये कौन सी एक्टिविटी होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। सो दीज ऑल आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग में आती है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है। ये चैप्टर को जो पढ़ाने का तरीका है, ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी टीचर्स से, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। और मैंने नींव, ये अभी मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करके ना आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि जब मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में जाऊं ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। सो इसको बोरिंग मत समझना, यही चीज है। बेस अगर स्ट्रांग होगा, नींव जितनी मजबूत होगी, उतना ज्यादा ऊपर का फ्लोर जो है वो उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? सो हमने क्या क्या डिस्कस करा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? ओनर्स फंड, बोराइंग। ओनर फंड मतलब कैपिटल, बोराइंग मतलब लोन्स। ठीक। इनसे जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट। लेट्स मूव टू सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी हमारी कौन सी थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा बताइए, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, हम बिजनेस में क्या करते हैं? पैसा लाते हैं और पैसा लगाते हैं। तो हम पैसा किस चीज में लगाते हैं? पैसा किस चीज में लगाते हैं कुछ आप? ओ हाँ बोलो। मतलब जैसे अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है और अगर हमें उससे फायदा होगा एंड तुम्हारा लाइक बिजनेस है, तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हो, ठीक है दित्या? तुम पैसा लाओगी, पैसा या तो अपना लगाओगी या तो लोन लोगी, तो पैसा आ गया, हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। अब इस पैसे का मतलब करोगी जब क्या? हमें पोटेंशियल देखते हैं किसी चीज में तब इन्वेस्ट करते हैं ना। नो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम बिजनेस चलाना है तुम्हें। थिंक अबाउट हाँ, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग थिंक अबाउट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा बिजनेस है, कुछ अगर एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारा बिजनेस है, तुमने फाइनेंस कर दिया, पैसा आ गया। ठीक। अब इसे कहाँ लगाओगी पैसे को? बोलोगे बिजनेस में लगाऊंगी। किस चीज के लिए हाँ, लगाओगी? ताकि उससे मतलब बिजनेस एक मतलब रन करे और प्रॉफिट है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ आग रही है प्लीज। रिटर्न्स के लिए, मतलब और ज़्यादा रिटर्न्स आए।
अरे मैं कृष्ण भगवान बोल बोल के थक गए, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल की चिंता, तुम रिटर्न की बात कर रहे हो। भाई रिटर्न के लिए पहले काम करना पड़ेगा, काम तो करने के स्टॉक लिए। में इन्वेस्ट। गुड, सबसे इंटेलिजेंट लड़की अमोली मेरी क्लास की। एक तो स्टॉक है, और कहाँ पैसा लगाएंगे? अरे सबसे सर पहले एसेट मशीन पैसा, लेने वगैरह, में। सर हाँ मशीनरी वगैरह। मशीन, एग्जैक्टली मशीन खरीदोगे, ऑफिस फैक्ट्री बनाओगे, फर्नीचर खरीदोगे, फिक्स एसेट्स में पैसा लगाओगे और करंट एसेट्स में पैसा लगाओगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है एक बिजनेस इन। देखो आप ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि आपके पास फालतू पैसा पड़ा है तो इन्वेस्ट करना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप बिजनेस में जो पैसा लगाओगे तो किस चीज में लगाओगे? सर एसेट्स में लगाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? सो हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एसेट्स में। ठीक, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? हर वो एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू योर एसेट्स, लेकिन सारे एसेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो हमारे इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? एनी एक्टिविटी, लिखते जाइए, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? परचेज। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब उसको सेल करना। ऑफ किसको? ऑफ लॉन्ग टर्म assets and investments other than cash and cash equivalent, ये डेफिनेशन है। सो दो चीजें यहां पर बोली, एक तो वर्ड यूज करा लॉन्ग टर्म एसेट्स, और एक वर्ड यूज करना इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन। लॉन्ग टर्म एसेट्स के कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो अब तुम लोग सब एग्जांपल लोगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना? इन सबको मैं बोल दूं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक ही वर्ड से सही हो गया? ठीक, और क्या, और कहाँ, और कोई लॉन्ग टर्म एसेट? इंटेंजिबल में गुडविल। यस, इंटेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा बताओ, अब देखो आपके इसमें कितना दिमाग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वेरी Long गुड, term- लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, तो इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने करंट इन्वेस्टमेंट को तो कैश इक्विवेलेंट में ले लिया यहाँ पर, तो बचा कौन सा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से इन्वेस्टमेंट आएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दैट इज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पर ना मैं थोड़े और एग्जांपल चाहता था लॉन्ग टर्म एसेट्स के। आपने एक फिक्स्ड एसेट बता दिया, एक इंटेंजिबल एसेट्स बता दिया, कोई और सोच सकता है और कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स हो सकता है? जो सोच के सही आंसर दे देगा ना, उसको मेरी तरफ से एक 50 रुपीज की सिल्क। नहीं, मैं ही बताऊं, मैं अपने आप को सिल्क दे दूं। तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते थे? फिक्टिशियस एसेट तो ना टेंजिबल होते हैं ना इंटेंजिबल, और फिक्टिशियस अरे बट एसेट्स को काउंट ही नहीं करते। अरे बट फिक्टिशियस होते कौन एसेट्स से आर थे, आपने लॉसेस। बताओगे? हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स लॉसेस होते हैं जो राइट ऑफ नहीं हो चुके होते, इसलिए मैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा साइड रखा था। सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स होता है, हमें तो लॉन्ग टर्म चाहिए। चलिए ओके, इधर आ जाइए, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, मेरे 50 रुपए बच गए। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने पढ़ा था ना, लोन इज लायबिलिटी बट लोन्स एंड एडवांसेस आर एसेट्स। ठीक है, तो याद रखना, लोन्स एंड एडवांसेस चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, दोनों के दोनों किस में आएंगे हमारे? इसी में आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्योंकि किसी को लोन देना इज अ टाइप ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
समझ में आया? तो सारे लॉन्ग, जैसे ही लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात आएगी आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो सर इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं? इनके साथ दो काम कर सकते हैं, एक तो एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन, खरीद सकते हैं, डिस्पोजल मतलब ठिकाने लगाना, सेल करना। ठीक, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे देखें, सो वी कैन डू परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इनको परचेज कर सकते हैं। अच्छा बताओ, परचेज करने से इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा? सर आउटफ्लो। आउटफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो होगा। चलो यार, अच्छा है। आज मैं दूसरी क्लास में पढ़ा रहा था तो उन्होंने इनफ्लो बोला था, क्योंकि परचेज वर्ड से क्या लगता है? खरीदा है, खरीदा है तो आया है। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? रोकड़े के ऊपर। रोकड़े के ऊपर फोकस करोगे बहुत मजा आता है, ठीक है ना? जब इतनी मेहनत करके फिर जब जेब में या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है ना, हाय हाय, सुकून मिला। ठीक, सो परचेज, परचेज कर सकते हैं। तो परचेज से एसेट आएगा लेकिन कैश का आउटफ्लो होगा, सो इट इज आउटफ्लो। एंड वाइस वर्सा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इससे इनफ्लो हो जाएगा सेल करने से। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया सर, यहाँ तो परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे। इसके अलावा और क्या आएगा? तो देखो, मैंने आपको इसके पहले फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड बताया था। यहाँ रिसीव्ड जो है वो इन्वेस्टिंग में आएगा। सो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ जाएगा? डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा कोई मुझे, अच्छा ये रिसीव्ड है मतलब इनफ्लो होगा। कोई मुझे बताएगा कि ये डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में क्यों आया, फाइनेंसिंग में क्यों नहीं? कोई सोच सकता है? ये आ रहा है, पे नहीं कर रहे हैं ये। तो उससे क्या हुआ? जो जो चीज पे करते हैं वो लाइबिलिटी होती है ना, मतलब जो पे करना रहता है। अच्छा, तुम बैंक से लोन लोगे तो उससे नहीं आउटफ्लो तो होगा। एक तरीके से वो सर, वो कर्ज तो चढ़ा है ना सर पे, मतलब कि कभी ना कभी तो पे तो सर- करना पड़ेगा वो। पर सर हम तो क्योंकि कैश अपन ने फ्लो, एक मिनट रुको, कुछ पर हम एक मिनट ऑप्शन, अगर लेकिन हम अगर लोन लेंगे वो फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा ना। कैश फ्लो तो अभी हो रहा है ना, तो अभी तुम इसको इनफ्लो मानोगे आउटफ्लो मानोगे? लोन लोगे तो इनफ्लो मानोगे ना। तो दिस इज नॉट द रीजन। यस प्लीज अक्षांश। सर हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक्स में अपन ने इन्वेस्ट करा है, अब उसका इंटरेस्ट अपन को मिल रहा है इसलिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्या बोल रहा है सर? ये जो डिविडेंड मिल रहा है आपको, वो क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, और जब हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। और जब हम अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और को इशू करते हैं तो वो हमारी कैपिटल होती है। ये समझ में आया? भाई मेरी ही कंपनी है, अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू करे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो कैपिटल का पार्ट है। लेकिन अगर मैं एज अ कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। और डिविडेंड हमें क्यों रिसीव होता है? क्योंकि हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि हमने लोन दिया होगा। लोन देना, लोन्स एंड एडवांसेस लिखा ना हमने, लोन देना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं ना, गुड। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, तो ये तो बहुत सीधा सीधा है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है इन्वेस्टिंग में, वो है रेंट रिसीव्ड। पेड नहीं है, रेंट रिसीव्ड। सर रेंट रिसीव्ड क्यों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया? क्योंकि रेंट हमें किस पर मिल रहा है? फिक्स्ड एसेट। मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट होगा जिसको मैंने किसी को रेंट पे दिया होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदना या सेल करना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पे जो रेंट मिलेगा वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन रेंट पेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों सर? वो भी तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है ना। बट जब मैं रेंट पे करता हूं तो मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स पे रेंट नहीं पे करता हूं, वो किसी और का फिक्स्ड एसेट्स है। तो जब मैं अपने एसेट्स के ऊपर कोई पैसा रिसीव करूंगा या पे करूंगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। सो रेंट, व्हाई आई एम रिसीविंग द रेंट? बिकॉज इट इज माय एसेट व्हिच आई हैव गिवन टू अदर टू यूज इट। सो रेंट रिसीव्ड विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बट नॉट रेंट पेड। एम आई क्लियर ऑन दिस?
ठीक है, सो आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट आउट, क्योंकि मैं धीरे धीरे शुरुआत में हथौड़ा मारना चाहता हूँ, एक साथ नहीं। बेस आराम से क्लियर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, हम लोग वर्ड यूज करेंगे सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, विच शोज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमने समझा कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट ऐसे होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं और वेरी शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि हम उसको अवेलेबल टू पे, ऐसा। फिर हमने एग्जांपल देखा, तो हमने देखा अपार्ट फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग अपना कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। देन हमने देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द ओनर्स फंड एंड बोरोइंग्स, और उसमें हमने काफी सारे एग्जांपल देखे। ओनर फंड मतलब कैपिटल, बोरोइंग्स मतलब लोन्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। और फिर हमने इन्वेस्टिंग देखा। सो आज के बाद से जब भी हम कैपिटल वर्ड सुनेंगे या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वर्ड सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में कौन सी एक्टिविटी की घंटी बजेगी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट, फाइनेंसिंग। जब भी हम कैपिटल वर्ड सुनेंगे, है ना, जब भी हम कैपिटल वर्ड सुनेंगे या फिर बोरोइंग्स या लोन्स की बात सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में घंटी बजेगी और आवाज आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आज के बाद से जब भी हम अपना एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में घंटी बजेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। ठीक है। कल की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं कैश फ्लो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ करूंगा। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बेस है। कल पूरे फ्रेश माइंड से बैठना, कोई थका हुआ नहीं होना चाहिए। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी टेक्निकल क्लास, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। आज तो मैंने बहुत लाइट रखा, सो नेक्स्ट 2 क्लास हैवी होने वाली है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने दिमाग, आई विल ट्राई, जैसे मैं हमेशा स्लोली एक एक चीज समझा के करता हूँ वही रहेगा, बट आई नीड योर एनर्जी फॉर 2 डेज। अगर वो अच्छे से दिमाग में इम्प्लांट हो गया, तो आगे की क्लासेस में कंफर्ट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। एनी डाउट्स? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट यू सर। सर। गुड Thank you, नाइट sir. गाइस। बट आई वांट टू से यू ऑल कि तुम लोग काफी सिंसियरिटी से काम कर रहे हो। अगर इसी सिंसियरिटी से चले, तो वी आर गोइंग टू डू गुड थिंग्स। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और अपने लिए भी क्लैप फॉर योरसेल्फ। बस यही कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करके रखिएगा। वी विल गो टू रॉक, हम बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।